नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है, मरने के बाद होता क्या है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। बिल्कुल। और इस खोज में हमारी मदद करेंगी डोलोरेस कैनन। उनकी एक किताब है बिटवीन डेथ एंड लाइफ, जो उनके हजारों सम्मोहन सत्रों पर आधारित है। जी, डोलोरेस कैनन एक बहुत जानी मानी हिप्नोथेरेपिस्ट थी। उन्होंने एक अपनी तकनीक QHHT मतलब क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस तकनीक इजाद की थी। अच्छा, ये क्या है? ये सम्मोहन की एक बहुत गहरी विधि है। इसके जरिए वो लोगों को उनके अवचेतन मन की गहराइयों तक ले जाती थीं। ताकि वो अपने पिछले जन्म या फिर जन्मों के बीच को जो समय होता है उसे याद कर सकें। हाँ, बिल्कुल। उन यादों तक पहुंचने में मदद करती थीं कि ये मृत्यु, आत्मालोक, पुनर्जन्म, ये सब क्या है। सबसे पहले तो मौत, मृत्यु का वो पल, क्या वो उतना डरावना होता है जैसा हम सोचते हैं? देखिए, किताब के हिसाब से तो अनुभव बिल्कुल अलग है। डर वाला नहीं, मृत्यु को एक अंत की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक बहुत सहज सा बदलाव, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। अच्छा। हाँ, और शरीर छोड़ने का जो अनुभव है वो अक्सर दर्द रहित होता है। आत्मा जैसे ऊपर उठती है, तैरती है और नीचे सब देख रही होती है, बिना किसी डर के। और कहते हैं कि कोई लेने भी आता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पहले से गुजर चुके प्रियजन या फिर स्पिरिट गाइड वो वहां स्वागत के लिए मौजूद होते हैं। ये सुनकर तो काफी तसल्ली मिलती है। अच्छा, शरीर छोड़ गया, उसके बाद क्या होता है फिर? कोई हिसाब किताब? हिसाब किताब होता है, पर शायद वैसा नहीं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। एक बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहा गया है। जीवन समीक्षा मतलब पूरी जिंदगी की फिल्म। हाँ, कुछ वैसा ही। पर सिर्फ घटनाएं नहीं, आत्मा अपने पूरे बीते जीवन को देखती है और महसूस करती है अपने हर काम का, हर शब्द का दूसरों पर क्या भावनात्मक असर पड़ा, वो सब। अरे बाप रे। हाँ, और वो सबक जो सीखे नहीं, प्यार के पल, पछतावे, सब कुछ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई ऊपर बैठा जज नहीं है जो फैसला सुना रहा है। कोई जज नहीं तो फिर? आत्मा खुद अपनी समीक्षा करती है। ये पूरी तरह से एक आत्मविश्लेषण है, जिससे आत्मा समझती है कि आगे क्या सीखना है, क्या सुधारना है। वाह, मतलब हम खुद ही अपने कर्मों के परिणाम को देख और समझ रहे हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, तो ये समीक्षा हो गई, आत्मा ने समझ लिया, अब कहाँ जाती है आत्मा? इसके बाद आत्मा एक ऐसी जगह जाती है जिसे एक बहुत विशाल, शांत और रोशनी से भरी हुई जगह बताया गया है। आत्मा लोक कह सकते हैं। आत्मा लोक कैसा होता है वो? वहां आत्माएं आराम करती हैं, सीखती हैं और अपने अगले जीवन की योजना बनाती हैं। वहां बातें करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। शब्दों की जरूरत नहीं तो फिर कैसे? विचारों से ही, टेलीपैथी जैसा समझ लीजिए। सब कुछ बहुत शांत, प्रेम से भरा हुआ महसूस होता है। और ये अगले जीवन की योजना, ये कैसे बनती है? क्या हम अकेले ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा? नहीं, अक्सर अकेले नहीं। आत्माएं वहां बुद्धिमान सत्ताओं की परिषद से मिलती हैं। काउंसिल ऑफ वाइज बीइंग्स। हाँ, अच्छा, परिषद, ये कौन है? ये बहुत विकसित ज्ञानी आत्माएं या सत्ताएं हैं जो मार्गदर्शन करती हैं। वो आत्मा को उसके पिछले जीवन के सबक समझने और आगे की योजना बनाने में मदद करती हैं, लेकिन वो कोई हुक्म नहीं चलाती। मतलब सलाह देती है, फैसला आत्मा का। बिल्कुल, वो आत्मा की आजाद मर्जी और उसके विकास का पूरा सम्मान करती हैं। और यहीं पर बनते हैं आत्मा अनुबंध या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आत्मा अनुबंध, ये क्या होते हैं? ये एक तरह से अगले जीवन का ब्लूप्रिंट या पाठ्यक्रम जैसा होता है, जिसे आत्मा खुद चुनती है। इसमें जीवन के मुख्य विषय क्या होंगे, कौन लोग मिलेंगे, जैसे माता पिता, जीवन साथी, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनसे टकराव होना है। दुश्मन भी। हाँ, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखना होता है। और जीवन की बड़ी घटनाएं, जैसे कोई दुर्घटना या बीमारी, ये सब भी सीखने, पुराने हिसाब बराबर करने या कर्मों का संतुलन बनाने के लिए चुने जा सकते हैं। अगर आत्मा खुद ही सब चुन रही है, मुश्किलें भी, तो फिर ये बार बार जन्म लेने का चक्कर ही क्यों है? ये खत्म क्यों नहीं होता? इसे चक्कर से ज्यादा आत्मा के विकास की प्रक्रिया की तरह बताया गया है। जैसे स्कूल में अलग अलग क्लास होती हैं, आत्माएं लौटती हैं क्योंकि शायद कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ कर्म बाकी हैं। कर्म, ये कर्म क्या है असल में? क्या ये सजा है? नहीं, देखिए, कर्म को सजा की तरह नहीं बताया गया है। ये तो बस ऊर्जा का संतुलन है, कॉज एंड इफेक्ट। हमने जो किया, जो ऊर्जा पैदा की, उसे संतुलित करना होता है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ बुरे कर्मों के लिए नहीं है, अच्छे कर्मों का अच्छा असर भी आगे जाता है।
आत्माएं अलग अलग अनुभव करने के लिए भी लौटती हैं, कभी अमीर बन के, कभी गरीब, कभी पुरुष, कभी स्त्री, ताकि हर नजरिए से जीवन को समझ सकें या बस अपना आध्यात्मिक विकास जारी रखने के लिए। तो मतलब इस जन्म में जो डर है या कोई खास टैलेंट है वो पिछले जन्मों से जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत बार ऐसा ही होता है। इसे समझने से शायद हम अपनी आज की मुश्किलों को सिर्फ परेशानी न समझकर विकास का एक मौका समझ पाएं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि आत्मा का सफर काफी अकेला होता होगा। इतनी प्लानिंग, इतने सबक, क्या इस सफर में कोई मदद मिलती है, कोई गाइड? अकेला बिल्कुल नहीं है। हर आत्मा के साथ एक या ज्यादा स्पिरिट गाइड होते हैं। ये गाइड जीवन के दौरान भी और जन्मों के बीच के समय में भी मदद और मार्गदर्शन करते हैं। कैसे मदद करते हैं वो, हमें पता कैसे चलता है? अक्सर हमारी अंतरात्मा की आवाज, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, या सपनों के जरिए या कभी-कभी अजीब संयोगों के जरिए। हमें लगता है ना कभी-कभी कि ये कोइंसिडेंस कैसे हुआ। हो सकता है वो गाइड की मदद हो। हाँ, होता तो है ऐसा। और आत्मा लोक में सिर्फ गाइड ही नहीं, फरिश्ते और ऊंची चेतना वाली सत्ताएं भी होती हैं। डॉलरस कैनन तो ये भी बताती हैं कि दूसरी दुनियाओं या ग्रहों से भी आत्माएं यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, खास मकसद से। दूसरी दुनियाओं से क्यों? पृथ्वी की मदद करने। उन्हें वो स्वयं सेवक आत्माएं या वॉलंटियर सोल्स कहती थी, जो यहाँ के सामूहिक विकास में मदद करने आई हैं। ये तो बहुत ही अलग बात है। अच्छा, किताब में कुछ मुश्किल हालात पर भी बात हुई है, जैसे आत्महत्या या गर्भपात। इन पर क्या नजरिया है? हाँ, इन बहुत संवेदनशील विषयों पर भी बात हुई है। और आत्मा लोक में इन्हें सजा या निंदा की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि बहुत करुणा और समझ के साथ। करुणा के साथ? हाँ। जैसे आत्महत्या करने वाली आत्मा को शायद अपनी प्रगति में थोड़ी देर महसूस हो सकती है और उन्हीं चुनौतियों को फिर से चुनना पड़ सकता है ताकि सबक सीखा जा सके, लेकिन उन्हें भी वहां उपचार और मार्गदर्शन मिलता है। और गर्भपात या अचानक मौत? ये घटनाएं भी अक्सर आत्मा के बड़े प्लान का हिस्सा होती हैं। या तो उस आत्मा के अपने विकास के लिए जरूरी होती हैं, या फिर उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके सीखने और विकास के लिए। पृथ्वी को एक मुश्किल स्कूल माना गया है, पर बहुत मूल्यवान भी। मुश्किल पर मूल्यवान? हाँ, क्योंकि यहाँ जो भावनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनकी तीव्रता कहीं और नहीं मिलती, और यही सीखने के सबसे बड़े अवसर देती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मोटी मोटी बातें ये निकलती हैं कि पहली, मृत्यु अंत नहीं है, बस एक बदलाव है। सही। दूसरी, जीवन एक स्कूल है और इसके पाठ काफी हद तक हम खुद ही चुनते हैं अपने विकास के लिए। बिल्कुल। तीसरी, कर्म कोई सजा नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। हाँ, हिसाब किताब। और चौथी, इस पूरी यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, हमें मदद मिलती रहती है स्पिरिट गाइड्स के जरिए। बिल्कुल सही कहा, ये मुख्य बातें हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। किताब में ये भी बताया गया है कि आत्मा लोक में समय वैसे नहीं चलता जैसे हम यहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ सब कुछ एक तरह से अभी में मौजूद हो सकता है, वर्तमान में। मतलब सारे जीवन एक साथ? हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर हमारे सारे जीवन, पिछले, ये वाला और शायद आने वाले भी एक तरह से एक साथ ही घटित हो रहे हैं, तो ये सोच हमारे आज के जीवन की मुश्किलों, रिश्तों, सफलताओं को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है। ये तो सोचने वाली बात है कि शायद जो आज हो रहा है वो सिर्फ आज का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।